जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए शुरू हुई इस खाकी सीरीज में आप सारे साथियों का स्वागत है। कल साथी हम कक्षा कर चुके थे हिंदी की, हर रोज 1 बजे क्लास होगी। कल हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में मैंने आपको कल एक स्क्रीनशॉट दिखाया था कि किस तरह से हम करने वाले हैं। आज जो चैप्टर है हमारे विशेषण, क्रिया और अव्यय है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से प्रश्नों को करेंगे। आपको जिन साथियों को टाइम टेबल नहीं पता है सभी कक्षाओं का, वो जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कि क्या क्या किस किस टाइम पर कौन कौन सी कक्षाएं आपकी होती हैं। एक बार जो साथी इसके बारे में जानते हो कि हम कल आपका 29 जुलाई में संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण, क्रिया और अव्यय के कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए तैयार होने चाहिए उन पर फोकस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से उत्तर देंगे। बहुत ध्यान से, एक भी प्रश्न आपकी तरफ से गलत ना हो, क्योंकि बहुत कुछ आपने सीखा है। इसी एक उम्मीद के साथ में अभी इसको शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथी आप लोगों के सामने, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो आपका संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन शब्दों को भैया हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। क्या बोलेंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, हमारे भाई जो कक्षा करा रहे हैं इनका नाम है शुभम, ठीक है। शुभम, ध्यान से देखना, शुभम बहुत अच्छा लड़का है। यहां पर मुझे विशेषण बताएंगे आप क्या है? शुभम बहुत अच्छा लड़का है। क्या बोलेंगे? या शुभम बहुत अच्छा लड़का है, हम लिख ले शुभम बहुत अच्छा है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें विशेषण कौन सा शब्द होगा? तो आप कहेंगे भैया इसमें जो विशेषण है वो होगा अच्छा। क्या होगा? विशेषण कौन सा होगा? इसमें विशेषण है आपका अच्छा। क्यों? हमने क्यों कह दिया इसको विशेषण? तो ये तो हमने परिभाषा जानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो क्या इसने बताई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता? तो आप कहेंगे जी हाँ, इसने शुभम की विशेषता बताई। और शुभम एक संज्ञा शब्द है। कैसी संज्ञा है शुभम? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये कल हमने जाना। यदि किसी को नाम दे दिया गया है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा की ही तो विशेषता बता रहा है कि उसका गुण बताया इसने। तो यहां पर साथी जो बहुत शब्द है ये क्या है? यहां पर जो बहुत शब्द है ये क्या बचा फिर? तो आप कहेंगे जो विशेषण पर भी जोर डाले और विशेषण की भी विशेषता बताए और विशेषण के पहले प्रयोग हो उसको भैया हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण उसको कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी साथी? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण हमेशा विशेषण के पहले होगा, विशेषण पर जोर डालेगा और विशेषण की और विशेषता बताएगा। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, मुझे बताइए ये जो वाक्य लिखा हुआ है इस वाक्य में विशेष्य क्या है फिर? क्योंकि बहुत सारे साथी तो विशेष्य और विशेषण में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे बताइए इसमें विशेष्य क्या होगा? सारे साथी एक बार उत्तर देंगे। तो आप कहेंगे भैया, एक बार सारे दोस्त बताएंगे। आवाज चेक करो भी, कुछ बच्चे आवाज के लिए लिख रहे हैं, कुछ क्या ज्यादातर लिख रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अभी एक बार चेक करेंगे कि अभी आवाज ठीक हुई है। एक बार सारे साथी थम्स अप करके बताएंगे क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों के लिए ठीक पहुंची है? क्या आप सही सुन पा रहे हैं दोस्त? अभी सारे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि शुभम बहुत अच्छा है, इसमें विशेष्य क्या होगा? तो विशेष्य होने के लिए हमेशा उसको संज्ञा या सर्वनाम होना पड़ेगा। तो विशेष्य कौन होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम पूरे वाक्य में क्या है? अच्छा तो विशेषण हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया, और शुभम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विशेष्य होता है संज्ञा शब्द, अर्थात जिन साथियों ने लिखा शुभम एकदम से ठीक लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होता है। जिसकी, क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या बनेगी? प्रश्न पूछे एग्जाम में, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिसके बारे में बात हो, जिसकी विशेषता बताई जाए अर्थात जिसके बारे में बात हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो विशेषण कितने प्रकार के बताएंगे? आप कहेंगे विशेषण भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण होता है? परिमाणवाचक। तो परिमाण में कौन कौन चीजें जाती हैं? परिमाण अर्थात क्वांटिटी, और क्वांटिटी में वह चीजें जाती हैं जो माप तोल की होती हैं, यानी जिनको मापा या तोला जा सकता है वो सभी क्या होती हैं? परिमाणवाचक। तो दोनों बात हो सकती है, माप तोल तो निश्चित भी हो सकती है और साथ ही अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित भी और दोस्त आपका अनिश्चित भी हो सकती है माप तोल। तो जी भैया, जैसे निश्चित का एक उदाहरण लिखें। आप बाजार गए, मैंने बोला आप बाजार से लेके आए 4 लीटर दूध, तो उसको माप के लेके आए, किसमें? लीटर में, और माप लिया तो फिक्स है आपका। मैं आपसे बोलूं कि भैया कुछ दूध, तो कुछ क्या बता रहा है कितना दूध? आप कहेंगे अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। यहां फिक्स कर दिया है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 बीघा खेत, ठीक है, 1 किलोमीटर रास्ता। लेकिन मैं बोल दूं कुछ रास्ता, कुछ रास्ता, तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं? क्या बोलेंगे? कुछ कपड़ा, क्या आप इसको कुछ में पता चल पा रहा है? नहीं। अगर मैं यहीं पर बोल दूं 2 मीटर कपड़ा, तो निश्चित हो जाएगा। यानी जो माप तोल है वो परिमाण में जाएगी, और दोनों तरह की हो सकती है, निश्चित और अनिश्चित। दूसरा होता है साथी संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण होता है, और संख्या बोधक जो होता है आपका, ये भी किसका बोध कराएगा? ये भैया संख्या का, किसका? संख्या का, नंबर का बोध कराता है, संख्या का बोध कराएगा। अब संख्या का बोध भी किस तरह का हो सकता है? निश्चित। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण सभी लिखें। और अनिश्चित भी हो सकता है, जी भैया अनिश्चित भी हो सकता है। तो निश्चित में तो आ जाएगा, जैसे मैं बोल दूं 10 लड़के आ रहे हैं, तो आप उनको गिन सकते हैं भाई कितने लड़के हैं? 10 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती हो सकती है। एक नंबर दिया है निश्चित। और अनिश्चित में क्या है? मैं बोल दूं कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़के, तो अभी पता नहीं चला, लड़कों को गिना तो जा सकता है लेकिन ये नहीं बताया कि कितने हैं। तीसरा जो होता है साथी वो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसका बोध कराता है? यहां सीखने की बात है। सार्वनामिक विशेषण, यहां पर आपको 2 चीजें और सीखनी पड़ती हैं। सार्वनामिक विशेषण से पहले मैं आपको सिखाऊंगा मौलिक और यौगिक सर्वनाम, क्योंकि उसकी मदद से ही ये सीखा जा सकता है। तो ध्यान से देखना, कल मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो मूल सर्वनाम शब्द आपने कहा था भैया, मूल सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे 11। कौन कौन से? 11 होते हैं। मैं की बात हमने की थी, हम की बात हमने की थी, ठीक है, आपकी बात हमने की थी, ठीक है, तो कौन क्या की बात हमने की थी, जो सो की बात हमने की थी, ठीक है, तो ये कोई कुछ की बात हमने की थी। तो ये सब क्या है? मूल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। अच्छा, तो सर्वनामिक विशेषण और मूल सर्वनाम में क्या अंतर है, पहले तो इस बात को समझें। जैसे एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। मैं कहता हूं कि यह
घर, यह घर मेरा है। दोनों साथी इसको समझे, यह घर मेरा है। मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में आपका, वाक्य में शुरुआत में जो ये शब्द लिखा हुआ है यह, क्या ये एक सर्वनाम है? यस और नो। यह एक सर्वनाम है या नहीं है? जी भैया। और घर शब्द में, घर शब्द में कौन सा साथी आपका विकारी शब्द है? तो आप बोलेंगे यहां पर संज्ञा है भैया। तो सर्वनाम का पड़ोसी वाक्य की शुरुआत में यदि संज्ञा हो जाए, एक एक वाक्य आप भी लिखिए, सर्वनाम और शुरुआत में और उसके बाद में एक संज्ञा शब्द होना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया ये जो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा जब हो जाएगा तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वहीं पर यदि ये वाक्य ऐसे आ जाए, यह मेरा घर है, अब अर्थ तो वही है लेकिन स्थिति बदल गई। वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो गया? मैं शब्द से बना है सर्वनाम, और यह भी एक सर्वनाम है, हमने कल जाना, वो मूल सर्वनाम में आता है। यह वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम हो जाए, ये भी सर्वनाम और इसका पड़ोसी भी क्या हो गया? सर्वनाम। यानी सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक बार तब ये लिखें कि भैया अब कंफ्यूज नहीं होंगे, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम तो निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द तो सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों के बीच का अंतर है। तो ध्यान देंगे वाक्य में, हमेशा कभी भी आपके सामने वाक्य लिखा आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। जी भैया। अब अगला स्टेप मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, वो ये समझिए, ध्यान से देखना। मैंने बोला मूल सर्वनाम कितने हैं दोस्त? आप कहेंगे मूल सर्वनाम है भैया हमारे कितने? 11। जो 11 हैं आपके, इन्हीं को हम कहते हैं मौलिक सर्वनाम, कि कोई छेड़छाड़ ना हो और शब्द ऐसा ही लिखा मिले, कोई छेड़छाड़ नहीं। यानी यह के रूप में लिखा मिले, जैसे कुछ वाक्य लिख लेते हैं, यह मेरा 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 पेन है, ठीक है, इस तरह से एक वाक्य लिखा मिल गया। वह उसका भाई है। तो यहां पर सर्वनाम देखिए जरा ध्यान से, तो यहां जो ये बात आई है, यह कोई बदलाव नहीं, वह कोई बदलाव नहीं। एक होता है यौगिक सर्वनाम, उसको समझिए। तो यौगिक सर्वनाम होता है कि सर्वनाम को किसी और रूप में लिख दिया जाए, सर्वनाम को किसी और रूप में लिख दिया जाए। जैसे यौगिक सर्वनाम में कुछ उदाहरण लिखता हूं, ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखा। और दूसरा वाक्य मैंने लिखा, इनका घर यहीं पर है, इनका घर यहीं पर है। अब साथी समझिए, मुझे बताइए इस वाक्य में जो ये सर्वनाम है, ऐसा ये से बना हुआ है, इनका, ये जो दोनों सर्वनाम है, क्या ये 11 सर्वनाम शब्दों में आपने पढ़े थे? हाँ या ना? सिर्फ इतना बताइए। क्या ये 11 मूल सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आते हैं? मैं, तुम, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, आप, क्या उनके अंतर्गत ये आते हैं? तो सबने कहा नो नो नो। यानी कि जब सर्वनाम को मूल रूप में ना लिख करके किसी और तरह से रूपांतरित करके लिखे तो वही यौगिक सर्वनाम होता है। तो बात क्लियर है, मूल सर्वनाम यानी उसी रूप में लिखा जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जो 11 शब्द हैं सर्वनाम के वही लिखे मिलेंगे, कुछ भी परिवर्तन होता है तो यौगिक हो जाएगा। अब आते हैं वापस, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, तो हम किस पर पहुंच चुके थे? आपका सार्वनामिक विशेषण पर। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? ये भी दो तरह के हो जाएंगे। अब बात क्लियर रहेगी, कैसे हो जाएंगे भैया? एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यौगिक, तो आप क्या बात कहेंगे? अब बात समझ में आई भैया। तो मुझे बताइए यह घर मेरा है, इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? यह घर मेरा है, इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा? सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है कि मौलिक उत्तर लिख दूं या फिर यौगिक लिखूं? सब दोस्त बताएंगे मौलिक लिखें कि यौगिक लिखें? तो आप कहेंगे भैया इसका जो उत्तर आएगा, सर्वनाम अपने ही रूप में है तो मौलिक सर्वनाम होगा। क्या होगा? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब सर्वनाम नहीं हो सकता क्योंकि अब विशेषण हो गया, क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात क्लियर है? और जब ये तीनों विशेषण ना मिले तो चौथा विशेषण कौन सा होता है? चौथा प्रकार होता है जो वस्तु के गुण को बताए, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ भी हो, वस्तु का आकार हो सकता है चौकोर, तिकोना, गोल, ठीक है, वो गुण हो सकता है ईमानदार, बेईमान, सच्चा, कपटी, वो अवस्था हो सकती है, वो स्थान हो सकता है बनारसी, जयपुरी, वो साथी स्वाद हो सकता है आपका कसैला, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, वह आपका अन्य कुछ भी होगा। तो मापतोल, परिमाण, गिनती कर सके तो संख्यावाचक, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा तो क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण, और बाकी सब गुणवाचक। बाकी सब क्या होंगे? गुणवाचक होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कर पाएंगे? आगे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वाक्य में विशेषण ही नहीं है। देखें जरा, अब विशेषण तो क्या बताता है? विशेषता बताता है हमेशा। तो हम बोले यह चांदी खोटी है, तो चांदी की विशेषता बताइए। भाई चांदी क्या हो गया? चांदी जो शब्द है, चांदी के बारे में बात चल रही है, और जिसके बारे में बात चले वो तो विशेष्य होता है, तो चांदी तो विशेष्य हो गई। और खोटी शब्द क्या बता रहा है? चांदी की विशेषता बता रहा है, तो खोटी क्या हो गया आपका? खोटी हो गया आपका विशेषण। यह चांदी खोटी है, ठीक है। लखनऊआ चिकन जो कपड़ा होता है, चिकनकारी कला है लखनऊ की, तो क्या बोल दिया? चिकन की विशेषता बताई, कैसे, कैसा कपड़ा है, कैसी कला है? लखनऊआ चिकन है, यहां भी बता दी विशेषता। जानवर कैसे हैं? कैसे से उत्तर मिलता है विशेषण का, कैसे या कैसी से? जानवर हैं जंगली, लेकिन विकल्प डी में भगवान अगर लिख देते अच्छे भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान जी की विशेषता बताई है क्या कहीं पर? जी नहीं, सिर्फ विशेष्य तो है जिसके बारे में बात चल रही है। जैसे यहाँ जानवर के बारे में, यहाँ चिकन के बारे में, और यहाँ चांदी के बारे में। यहाँ भगवान विशेष्य तो है लेकिन भगवान विशेष्य की विशेषता नहीं बताई गई है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन सा है जिसमें विशेषण है? लड़का एक विशेष्य शब्द है, इसकी विशेषता बताई है कहीं पर भी? नहीं जी। मैंने उसको बुलाया, यहां पर कहीं पर आपका साथी विशेष्य है? हाँ मैं है, सर्वनाम भी विशेष्य होता है, लेकिन कहीं मैं उसकी विशेषता बताई है? नहीं जी। वह सुंदर लड़का, किसके बारे में बात चल रही है? लड़का, तो जिसके बारे में बात बताई जाए वो विशेष्य, और जो विशेष्य की प्रशंसा करे, जो लड़के के बारे में बताए वही विशेषण है, विशेषण, ठीक। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द बताइए। तो अब आप कहेंगे भैया विशेषण की पहचान कैसे करें? तो देखो कभी भी विशेषण की पहचान करनी है ना, उसके साथ में विशेष्य को रख देना। जैसे हम बात करें लड़कपन के साथ कोई शब्द लिख के देखिए आप, कोई भी शब्द जो आपके मस्तिष्क में आता हो,
उचित के साथ आप कोई शब्द जोड़ सकते हैं क्या? सुना है कभी उचित के साथ कोई शब्द? प्रयोग करने का प्रयास करें। कठोरता ये भाववाचक संज्ञा है, घबराहट भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ये भी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन लड़के की भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों तो संज्ञाएं हैं। उचित शब्द के साथ में कुछ आपने सुना है कभी? दोस्त बताएंगे एक बार। आप कहेंगे भैया उचित तो क्या हो गया, विशेषण बताता है। बहुत बार कोई वाक्य बना के देखना हमेशा, जैसे बोले इसका उचित दाम बताओ, इसका उचित दाम बताओ। आप सिर्फ साथी किसके साथ में? विशेषण के साथ ही तो विशेषण लगा सकते हैं, बाकी किसी के साथ लगा ही नहीं सकते। मैं बोल दूं कठोरता व्यक्ति, मैं ये बोल दूं घबराहट व्यक्ति, नहीं। आप कहेंगे नहीं भैया उचित दाम, उचित के साथ में एक विशेषण लग सकता है जो किसकी दाम की क्या बताता है? विशेषता। उचित रास्ता, उचित मार्ग, ऐसे प्रयोग करें। उचित मार्ग क्या बोल दिया मैंने? उचित मार्ग। जैसे देखना, मैं दो शब्द आपको देता हूं अभी। अच्छाई के साथ कोई शब्द प्रयोग करके दिखाइए और अच्छा के साथ कोई शब्द प्रयोग करके दिखाइए। जो विशेषण होगा उसी के साथ शब्द प्रयोग हो सकता है। तो अच्छाई के साथ आप कितनी भी प्रयास कर लें, आप शब्द नहीं चुन पाएंगे। लेकिन यहां आप कहेंगे क्या? अच्छा मार्ग, और ना जाने क्या क्या आप चुन लेंगे। अच्छा व्यक्ति, अच्छा संसार, अच्छा दृश्य। तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा। तो भैया हम विशेषण उसको चुनेंगे जिसके साथ में विशेष्य का प्रयोग हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा घर, अच्छा बच्चा, अच्छा परिवार। जैसे मैं बोलूं अच्छी शब्द भी एक विशेषण होगा। अच्छी लड़की, अच्छी बातें। तो अच्छी क्या है? बातों की विशेषता बता रहा है। लेकिन अच्छाई क्या है? ये कभी विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आई साथी? तो हमेशा शब्द का प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे तो विशेषण अपने आप सामने आ जाए। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या इसकी गिनती कर सकते हैं? नहीं जी। फीका को क्या आप गिन सकते हैं? मिर्च तीखी है, क्या तीखे को आप गिन लेंगे? नहीं जी। क्या साथी यहां पर इसको माप तोल सकते हैं कितनी फीकी है? कितनी फीकी है? क्या आप माप तोल कर सकते हैं फीके की? नहीं जी। कोई ऐसा स्केल आपके पास हो जो फीके को बता दे? नहीं जी। क्या सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है? तीन चीजें देखनी है, संख्या, गिनती, मापतोल, और तीसरी चीज क्या है? सर्वनाम का पड़ोसी। शुरुआत में कहीं संज्ञा शब्द तो नहीं, तो बचा क्या? गुणवाचक। खट्टा, मीठा, फीका, ये सब क्या है? स्वाद है। और स्वाद किसके अंतर्गत जाते हैं? बाकी सारी चीजें मैंने बताया आपको गुणवाचक के अंतर्गत जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दोष हो, गुण हो, रूप हो, रंग हो, आकार हो, अवस्था हो, सभी गुणवाचक का भेद होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसा आदमी लाखों में एक होते हैं। देखोगे ऐसे आदमी सर, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, एक मन में 40 किलो होते हैं, एक कुंटल में जैसे 100 किलो होते हैं। तो गेहूं यानी कि यहां तो मापतोल की बात आ गई। मापतोल तो परिमाण में चला जाएगा, ये तो नहीं है। बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षियों को गिना जा सकता है। जी हाँ भाई, कितने भी हों, चाहे इस वक्त कितना भी लग जाए, गिन तो जाएगा ही ना। पकड़ लो सारे पक्षियों को। संख्या वाचक, क्या बोलेंगे? संख्या वाचक होगा। लेकिन कैसा संख्या वाचक है ये नहीं बताया। कितने पक्षी? बहुत से पक्षी। तो कैसा संख्या वाचक है? अनिश्चित है जी, अनिश्चित है। परिमाणवाचक कैसा होगा जरा बताइए? निश्चित की अनिश्चित? भैया फिक्स नंबर दिया है 10, परफेक्ट नंबर 10, पूर्णांक दिया है एक, तो क्या बोलेंगे? 10 आपका हो जाएगा भैया निश्चित परिमाणवाचक। ऐसे आदमी देखो, ऐसे क्या है? ये मौलिक है कि यौगिक है? मैंने आपको सिखाया। तो आप कहेंगे भैया सर्वनाम और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया। ये कौन सा सर्वनाम है? यौगिक सर्वनाम। ऐसा नहीं लिखा हुआ यह आदमी लाखों में से एक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कैसा सर्वनाम है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो बचा कौन सा? बचा जो गुण दर्शाएगा। तो वह नटखट बालक, तो बालक की विशेषता बताई गई है। बालक कैसा है? नटखट है, ये उसका गुण है, ये बालक का गुण बताया गया है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ये आपका क्या होगा? क्या गुण बता रहा है वह? क्या माप तोल सकते हैं वह को? क्या ये शुरुआत में आपका सर्वनाम शब्द है? जी भैया। और उसका पड़ोसी क्या संज्ञा है? हाँ जी, छात्र एक जातिवाचक संज्ञा है। होगी या नहीं दोस्त जातिवाचक संज्ञा? जी भैया बिल्कुल होगी। तो सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा शब्द हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। गलती तो नहीं करेंगे हम, उसी क्रम से साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे आएंगे। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा भेद होगा? सभा में कितने लोग थे? 50 लोग। तो क्या मापतोल करेंगे लोगों की? नहीं भैया, सीधी सी बात है, गिनती होगी। गिनती होगी तो विशेषण का भेद पूछा है, ये नहीं पूछा है कि संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद होगा। देखो बहुत सारे दोस्त इसमें समुदाय चुन देते हैं, जैसे मैं कई बच्चों के उत्तर देख पा रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? समुदाय तब चुनते हैं जब प्रश्न पूछते संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है। तो क्या कहेंगे भैया? 50 लोग हैं, अनिश्चित बात करता है। भाई अगर 50 कहता, जैसे मैं बोलूं 1000 लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? 1000 का मतलब 1000। 1000 का मतलब हमेशा क्या होता है? एक परफेक्ट नंबर है। 1000 लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं बोल दूं हजारों व्यक्तियों ने आंदोलन कर दिया, हजारों व्यक्तियों ने, तो क्या यहां पर एक निश्चित संख्या मिल रही है? व्यक्तियों ने आंदोलन कर दिया, तो ये हजारों, लाखों, करोड़ों ये निश्चित नहीं होते, उसमें पता नहीं कितने हजार हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका? ये बोलेंगे हम इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक में भैया रख देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। ज्यादा किस बार का? ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? बताइए क्या बोलेंगे जी? शायद आप आज ज्यादा व्यस्त हैं, परिमाणवाचक विशेषण है क्या? गुणवाचक है क्या? संख्यावाचक है या फिर आपका सार्वनामिक विशेषण होगा? भैया किसकी बात की गई है? कम और ज्यादा की बात की गई है। कितने व्यस्त हैं? ज्यादा व्यस्त हैं। आज एक वाक्य लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। आज मैं तुमसे मिलने के लिए थोड़ी फुर्सत में आऊंगा। तो कैसी फुर्सत?
मात्रा की बात कर दी, थोड़ी फुर्सत में आऊंगा, थोड़ी फुर्सत में आऊंगा, ठीक है। कैसी फुर्सत? थोड़ी, यहां देखिए थोड़ी। जैसे दूसरा वाक्य मैं लिखूं, आज थोड़ी सी नमकीन ले आना, क्या ले आना? थोड़ी सी नमकीन ले आना, नमकीन, नमकीन ले आना, ठीक है। जैसे एक वाक्य हम लिख सकते हैं, बहुत खाना, बहुत खाना, ढेर सारा धन, ढेर ढेर सारा धन, ढेर सारा धन, पूरा मजा, पूरा मजा। तो ये क्या है? बहुत खाना, खाना कैसा है? बहुत, परिमाण को दर्शा रहा है। धन कैसा है? ढेर सारा। मजा पूरा। तो क्या देखा, एक मात्राएं दर्शाई गई हैं कि थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, ये सब परिमाण को दर्शाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से। आगे आते हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यूपी पुलिस साथी 2018 का एक प्रश्न आपको बताता हूं, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। अभी पहले ये समझे तब बताएंगे। तो जब आपका विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पहले तो लिखेंगे विशेषण की अवस्था होती है 3। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक तो होती है मूल अवस्था, एक होती है आपका उत्तर अवस्था, और एक होती है आपका उत्तम अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। मूल कौन सी होती है? जैसे प्रश्न पूछा उसके अनुरूप देखें। मूल, जैसे कोई शब्द है न्यून, तो न्यून की उत्तर अवस्था क्या होगी? न्यूनतर होगी। और उत्तम अवस्था क्या होगी? वो न्यूनतम होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे मैं आपसे एक वाक्य लिखता हूं, निम्न का बताइए, निम्न की उत्तर अवस्था क्या होगी? उत्तम अवस्था मैं आपको बता देता हूं, निम्नतम होगी। तो निम्न की उत्तर अवस्था क्या होगी? वो निम्नतर होगी, निम्नतर, ठीक है, निम्नतर होगी। तो इस बात में तो कोई परेशानी नहीं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो न्यूनतम कौन सी होगी? तम आ रहा है तो यहां भी तम ही होगा। उत्तर अवस्था में तर होता है। तो देखो, मूल अवस्था होती है जब किसी से तुलना ना हो, और 2018 में इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया, जब किसी से तुलना ना हो, कोई तुलना नहीं है, तुलना ना हो, ठीक है, कोई तुलना नहीं कर रहा है। जब दो के बीच में तुलना हो, कोई दो चीजों के बीच में, दो के बीच तुलना हो, तो उत्तर अवस्था होती है। और उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री है, जब सभी से तुलना हो, सभी से तुलना हो, सभी से तुलना हो। जैसे हम देखते हैं, आपका रमेश अच्छा छात्र है, तो रमेश की तुलना किसी से की गई क्या? जी नहीं भैया, रमेश अच्छा छात्र है। मैं बोल दूं रमेश आकाश से अच्छा छात्र है, किससे? आकाश से, आकाश से अच्छा छात्र है, तो दो के बीच तुलना होगी। किससे अच्छा छात्र है? आकाश से अच्छा छात्र है। मैं बोल दूं रमेश कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, तो सबसे तुलना होगी, पूरी कक्षा से। कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, सबसे अच्छा छात्र है। तो आप क्या समझे? आप समझ गए भैया, जब किसी से तुलना ना हो तो क्या होती है? मूल अवस्था होती है। जब तुलना दो के बीच में हो तो उत्तर अवस्था होती है, और जब तुलना सभी से हो तो उत्तम अवस्था होती है। इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। अब यहां पर बात आती है अब बात आती है दोस्त, यहां पर प्रश्न यूपी पुलिस 2018 में था, करेला कड़वा है, तो इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये पूछा गया था। 49,568, जब 49,568 वैकेंसी आई थी तब करेला कड़वा है, तो जरा बताइए, तो करेला कड़वा है, क्या करेला किसी से तुलना की गई है? तो सारे दोस्तों का उत्तर आया कि मूल अवस्था होगी, मूल अवस्था होगी, मूल, ठीक है। बोलते थे करेला नीम से कड़वा है, तो दो के बीच तुलना हो जाती। और बोलते थे करेला सबसे कड़वा है, तो सभी के बीच में तुलना साथी हो जाती। नेक्स्ट, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? आवृत्ति बोधक है क्या? अब बात आएगी कि संख्या बोधक के भी भेद होते हैं। आवृत्ति बोधक कौन सा होता है? आवृत्ति बोधक होते हैं दोस्त आपके, जब हम गुने पे बात करते हैं, तिगुना, दो गुना, चौगुना, तो जब गुने की बात आई तो वो फ्रीक्वेंसी में आता है, तो दुगुना तिगुना हो गया। एक जैसे क्रमवाचक होता है, क्रमवाचक में क्या होता है? इसमें क्रम की बात होती है, वह दूसरे स्थान पर बैठा है, वह तीसरे स्थान पर बैठी, तो ये क्रम ही है जी भैया। एक साथी समुदायवाचक होता है, समुदाय में ग्रुप की बात होती है। समुदायवाचक कैसे होता है? दोनों लोग आ रहे हैं, तीनों लोग बैठे हैं, दोनों, तीनों, ये क्या होते हैं? ये समुदायवाचक होते हैं। एक होते हैं गणनावाचक, कैसे? गणनावाचक, जिनमें पूरी गिनती होती है, 1, 2, 3, और अपूर्णांक भी हो सकता है, पूर्णांक भी होता है, अपूर्णांक यानी पूरा संख्या नहीं होगा, सवा, आधा, पौन, ऐसे हो सकता है, तो ये गणना होता है। एक प्रत्येक बोधक होता है, प्रत्येक बोधक में क्या होता है आपका? वहां पर एक की बात होती है, जैसे हर एक, प्रत्येक, इस तरह की बातें वहां पर होती हैं, ठीक है। तो सतसई जो है साथी वो किसमें जाएगा? तो सतसई की अगर हम बात करेंगे आपसे कि भैया सतसई किसका प्रकार होगा, तो सतसई किसको बोलेंगे? 700 को बोलेंगे। और 700 क्या है? 700 क्या है भाई? सतसई, बिहारी सतसई, 702 वाला, तो 700, 7 और 100, तो 700 जो संख्या है, 700 जो संख्या है वो किसमें चली जाएगी आपकी भैया? क्या हम उसको आवृत्ति बोधक में रखेंगे? क्या गुने की बात की गई है? क्या ये अनिश्चित है? नहीं जी। क्या ये समुच्चय है? नहीं जी, ये गणना है। क्या है साथी? ये भैया गणना है। और गणनावाचक में कौन सा? जब नंबर पूरा दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000, 20,000, 728, 935, 644, कोई भी संख्या पूर्ण यदि दे दी जाए तो क्या हो जाएगा आपका? गणनावाचक हो जाएगा। संख्या पूर्ण दी हुई है तो पूर्णांक बोधक हो जाएगा, और पूरी ना देता तो अपूर्णांक बोधक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? क्या माप तोल कर लेंगे ईमानदार की? नहीं जी। क्या सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा? नहीं जी। क्या गिन लोगे ईमानदार को? भैया गुण है व्यक्ति का। जैसे व्यक्ति के गुण जरूरी नहीं है, गुण और दोष दोनों ही होते हैं, दोष भी इसी में आएंगे। जैसे मैं बोल दूं वह बहुत बुरा व्यक्ति है, वह बहुत खराब व्यक्ति है, वह बहुत उदंड व्यक्ति है, और साथ में गुण भी होते हैं, गुण भी और दोष भी। गुण का मतलब क्या है? ईमानदार जैसे शब्द आ गया आपके सामने, ईमानदार शब्द आ गया। समझदार आ गया, समझदार जैसे मैं बोलूं मेरी कक्षा के सारे साथी क्या हैं? समझदार हैं। मैं बोलूं हमारे सारे छात्र क्या है? बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, ठीक है। मैं बोलूं हमारे सारे छात्र क्या है? प्रेमी है, प्रेमी, ठीक है। तो ये क्या है? ये गुण है। तो सारे गुण हो, दोष हो, आकार हो, रंग हो, अवस्था हो, कुछ भी हो, तो वो सब किस में जाते हैं? गुण, गुणवाचक में जाते हैं। वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है, बोलेंगे बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, पूरे देश भर के लिए खुशी की बात है। एक बार चीयर्स करेंगे कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स्ड टीम का इवेंट था उसमें साथी साउथ कोरिया टीम की जो मिक्स्ड की जोड़ी थी उसको हरा करके फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और पूरे भारत को गौरवान्वित कर रही हैं मनु भाकर। उनके लिए ये दूसरा मेडल है और सरबजोत सिंह जी के साथ में उन्होंने जीता। तो एक बार तो चीयर्स करिए। पूरे इतने बड़े देश में से 140 करोड़ लोगों में से हमारी हमेशा अपेक्षाएं होती हैं कि हम ओलंपिक के मेडल में ना जाने कब शीर्ष पर जाएंगे। धीरे धीरे वो स्कोर बढ़ रहा है, लेकिन चुनिंदा साथी ही उसमें चयनित होकर के देश का नाम रोशन कर पाते हैं। ये हमारे लिए साथी गौरवमयी पल होता है और अविस्मरणीय पल भी होता है। तो इसके लिए हमेशा इसको देश से जोड़ के देखा करो और ये देखा करो कि हमारे लिए हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्र ध्वज है, वो साथी अब पेरिस में फहरा रहा है और इन्हीं की बदौलत फहरा रहा है। तो सैल्यूट करते हैं हम ऐसे अपने सारे प्लेयर्स को जो अपना दमखम दिखाते हैं। बेशक वो जीते ना जीते, लेकिन दमखम दिखाते हैं अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ में इस देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिनिधित्व करने का। तो थैंक यू। आगे आते हैं साथी, वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्या कहेंगे? कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर रीतिवाचक है? तो क्या बोलेंगे? भैया बिल्कुल थक गया। तो थकने की बात की गई है, थोड़ा थक गया, ज्यादा थक गया। ज्यादा थक गया तो मात्रा दर्शा रहा है, ठीक है। कम थका है, मात्रा दर्शा रहा है। काल समय तो इसमें है नहीं कहीं भी, ना स्थान का बोध कराया गया इसमें, ना क्या बोलेंगे रीतिवाचक का बोध कराया गया। तो भैया क्रिया विशेषण की पहचान कैसे होगी? क्रिया विशेषण में अगर काल जो होता है ये बताता है कब को, कब। जैसे मैं बोल दूं सुनीता परसों दिल्ली जाएगी। स्थान होता है कहाँ का बोध, वह कहाँ बैठी है, वह बाहर बैठा है, बाहर बैठी है। परिमाण बोध कराता है कितने का, कितना, तो कितना थक गया, बिल्कुल थक गया। और रीतिवाचक बोध कराता है कैसे का। ये चार शब्द यदि याद रखेंगे तो कोई परेशानी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कब, कहाँ, कितना, कैसे, ठीक है भाई। कब टाइम को, कहाँ प्लेस को, स्थान को, कितना मात्रा को और कैसे प्रक्रिया हुई, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, जो किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता। जैसे हम बात करें आपका रोहन, रोहन तेज भाग रहा है या तेज दौड़ रहा है। पहले तो साथी मुझे बताइए कि इसमें क्रिया शब्द कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया क्रिया है दौड़ना, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? कैसे दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है, तेज। रीतिवाचक कैसे, मैंने अभी आपको बताया कैसे से उत्तर मिलता है रीतिवाचक का। तो क्या बोलेंगे? वह धीरे धीरे, भाई नीला तो विशेषण हो गया, ठीक है, सूर्योदय से कोई मतलब नहीं, विगत से कोई मतलब नहीं। कैसे? वह धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो वो क्या बता रहा है? उसके चलने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण है, वही क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? बताएंगे किस प्रकार का विशेषण है। ये इस बार यूपी पुलिस में आपसे प्रश्न पूछा गया। अब हम कुछ प्रश्न वो रखने वाले हैं, 3-4 प्रश्न जो विशेषण से पूछे गए, देखेंगे जी। तो 4 लीटर दूध पीता है, गुणवाचक है क्या? भैया अब तो चीजें आसान हो गई। परिमाणवाचक विशेषण है। अब तुम तो मुझे ये भी बताओ कि परिमाण में निश्चित है कि अनिश्चित है? तो भैया निश्चित परिमाण है 4 लीटर। ये भी यूपी पुलिस आपका भी 6 महीने पहले का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है जो संख्या को दर्शाता है? संख्या को बताएंगे। तो चौड़ा, तो चौड़ा क्या संख्या को दर्शाता है? नहीं जी, ये तो सिर्फ विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। मैंने बताया आकार, चौड़ा, पतला, नुकीला, टेढ़ा, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक है ये तो ये तो संख्यावाचक तो नहीं है, संख्या का तो बोध नहीं करा रहा। ताजगी तो भाववाचक संज्ञा है, ये तो विशेषण ही नहीं है। ताजगी वातावरण में दिखती नहीं, अदृश्य है। 10 मीटर कपड़ा, ये तो भैया परिमाण को दर्शा रहा है। भाई कपड़े को कैसे गिन के लाओगे कि माप तोल के? कुछ दोस्त सी बता रहे हैं, भाई गलत बात है यार, गलत बात है मेरे साथी। आप ऐसे कैसे सी लिख सकते हैं? इतनी देर से तो बताया, अभी तो मैंने मीटर और कपड़ा भी लिख के आपको बताया। इतने अल्प बुद्धि के रहोगे तो तुम कैसे फिर सिलेक्शन लेने देगा तुमको कोई? 10 मीटर कपड़ा, तो क्या बोलेंगे भैया? 10 मीटर कपड़ा तो परिमाण माप तोल के। दर्जन का मतलब होता है 12, 1 दर्जन अंडे ले आना, 1 दर्जन केले ले आना, तो दर्जन एक संख्या का बोध कराता है और संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा, ठीक है। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उनको क्या कहते हैं? कोई काम का होना या करना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। यूपी पुलिस 2018 का एक प्रश्न आपको बताता हूं, मैंने कल भी बताया आपको। मुझे बताइए, जैसे मैंने लिखा रो, ये क्या है? मैंने लिखा हंस, ये क्या है? क्या नाम देंगे आप इसको? जैसे हम बोलते पी, इसको आप क्या नाम देंगे? ये बोल दूं खा, इसको आप क्या नाम देंगे? इन सभी में मैंने ना जोड़ा, सभी में मैंने ना जोड़ा, तो हमने क्या बनाया? एक क्रिया शब्द को बना दिया। तो क्रिया किस में ना जोड़ के बनती है जरा बताएं? कल साथी आपको बताया क्रिया, क्रिया किस में ना प्रत्यय जोड़ने से बनती है? तो आप कहेंगे भैया ये सभी जो है ना हमारे, ये सभी इनको हम बोलते हैं मूल धातु, और मूल धातु ही दर्शाती है काम के होने या करने को, और जैसे ही उसमें ना जुड़ जाए तो काम का होना दर्शा दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी भैया, तो मूल धातु या उसमें जब ना जोड़ दे तो काम का होना या करना पाया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया है क्या? पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं साथी जब कोई क्रिया खत्म होकर दूसरी क्रिया शुरू हो। वह उठकर भागा, उठकर भागा, तो उठा पहले या पहले भागा? कौन सा काम पहले हुआ? जब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो क्या बोलेंगे? वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। श्याम बाजार जा रहा है, तो हम कहेंगे भैया ये तो हमारी हो जाएगी कैसी क्रिया? सारे दोस्त बताएं, सारे के सारे दोस्त बताएंगे। सी, कुछ का बी उत्तर आ रहा है। बी और सी में बड़े कंफ्यूजन, अकर्मक सकर्मक की तो बड़ी दिक्कत है तुम लोगों को। भैया अकर्मक है, अकर्मक और सकर्मक की दिक्कत को खत्म कर देते हैं। ध्यान से सीखना, आज के बाद अकर्मक और गलत, जो सकर्मक है उसको गलत नहीं करके आना। मैं आपके सामने सिर्फ छोटा सा पहले प्रश्न पूछूंगा। राम, राम खाना खाता है, इस वाक्य में मुझको बताइए दोस्त करता क्या है? सारे दोस्त बताएंगे और सारी परेशानी हल। करता बताएं क्या होगा? आज के बाद अकर्मक सकर्मक कभी गलती नहीं होगी। करता बताइए, करता, करता कौन होता है? काम को करने वाला। काम को सब्जेक्ट किसी को कहते हैं? बड़ी छोटी छोटी चीजें तुमको सिखानी पड़ती हैं। काम को करने वाला,
तो काम को करने वाला कर्ता कौन है? राम। इस वाक्य में कार्य राम ने किया है? जी भैया। और एक मुझे बताइए, इस पूरे वाक्य में क्रिया शब्द क्या था? राम को तो आपने कर्ता बता दिया, और यहां पर क्रिया क्या है? खाना। तो क्रिया क्या है? खाना। बात आसान सी है। कर्ता और क्रिया को वाक्य में पहचान सकते हैं, हाँ और ना? जी भैया, पहचान सकते हैं। अभी मैं आपसे सकर्मक अकर्मक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कर्ता और क्रिया की। अगर ये दो पहचान लिए तो तुम किसी को सिखा दोगे, उल्टा मुझे सिखा दोगे। पक्षी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें मुझे बताइए, आकाश में उड़ते हैं, इसमें मुझे बताइए कर्ता कौन है? कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कौन है दोस्त इसमें? और क्रिया कौन है? कौन सा शब्द है? तो कर्ता क्या है? कर्ता है पक्षी। भाई काम पक्षी कर रहा, आकाश तो काम नहीं कर रहा। और क्रिया कौन सी हो रही है? उड़ना। पहचान ली साथी? जी भैया, पहचान ली। तीसरा मैं बोल दूं, जैसे रोहन रोहन बाजार जाता है, मुझे बताइए इसमें कर्ता और क्रिया क्या होंगे? तो ये क्या हो गया? ये तो कर्ता हो गया। और क्रिया क्या हो गई? जाना हो गई। तो पहचान सकते हैं? आपसे ये उम्मीद मैं कर लूं कि आप पहचान सकते हैं कि भैया कर्ता क्या होगा और क्रिया क्या होगी। जी भैया, पहचान। तो बात खत्म हो जाती है सारी। अब मेरा स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। वाक्य कितना भी बड़ा हो, वाक्य में कितने भी शब्द लिखे हों, पहले कर्ता को लिखना, फिर बीच में क्या शब्द लगाना। अब हम जानते थे कि क्या से उत्तर मिलेगा, लेकिन आज तक हमने हिंदी भाषा में ये नहीं जाना कि क्या से उत्तर तो मिलेगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और क्या से उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। और हम बहुत सारे शब्दों को याद करते थे, ये क्रिया सकर्मक होगी, अकर्मक, कुछ नहीं याद करना। सिर्फ कर्ता पहचानना है, उसके बीच में क्या लिखना है, और फिर क्रिया को लिख देना है उस वाक्य की को। अगर उत्तर मिल जाए आपको, अगर उत्तर मिले तो क्या हो जाएगी? बात समझे क्या फॉर्मेट मैंने सिखाया? कर्ता पहचानो, क्रिया पहचानो, दोनों के बीच में क्या को रख दो, उत्तर मिले तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। बात ही खत्म हो गई। पूरे उत्तर ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ लूंगा, आप गलत उत्तर नहीं देंगे। अब देखते हैं, राम खाना खाता है, इसमें कर्ता क्या था? अब यहां पर आ जाते हैं हम, हमको तो मतलब किससे है? कर्ता और क्रिया से, और उसके बीच में क्या लगा दे? राम क्या खाता है? खाने की बहुत सारी चीजें हैं, उत्तर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। बात समझ में आई? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बताइए। अब बच्चे पता क्या करते हैं? अजी उत्तर मिल तो रहा है, आकाश में क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं, उत्तर तो मिल गया, तो उत्तर आप गलत ढूंढते हैं। मैंने क्या कहा? उत्तर ढूंढने का सही तरीका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए किससे? कर्ता से, और मतलब होना चाहिए आपको किससे? क्रिया से। अब मैं पूछ रहा हूं, आसमान तो खत्म हो गया, क्योंकि वो मतलब वो कर्म है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पक्षी क्या उड़ते हैं? अब बताओ पक्षी क्या उड़ते हैं? ये नहीं पूछ रहा कहां उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं। भैया अब बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया? अकर्मक होगा। अब एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा, हमेशा बताता हूं, बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सकर्मक की अकर्मक? अब जिसकी बुद्धि विकसित होगी वो सही उत्तर देगा। जो अभी भी कंफ्यूजन में बहुत ध्यान से नहीं सीखता था और बेसिक नियम भी नहीं जानता, साधारण नियम कर्ता और क्रिया को भी नहीं जानता, उसको दिक्कत होगी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अकर्मक की सकर्मक? तो सबसे पहले कर्ता बताओ, काम कौन कर रहा है? ये तो क्रिया हो गई भाई, गिरना तो क्रिया हो गई। अब वृक्ष थोड़ी ना गिर रहा है, वृक्ष थोड़ी ना गिर रहा है, वृक्ष तो अपनी जगह है, गिरने का काम कौन कर रहे हैं? पत्ते। तो कर्ता करेगा, तो यानी बाकी सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कर्ता पत्ते हैं, गिरने का काम पत्ते कर रहे हैं, क्रिया गिरना हो रही है, तो पत्ते क्या गिरते हैं? तो आप बात समझ गए। आज के बाद गलती तो नहीं करोगे कि क्या को कहां पर लगाना है। जो रटा था आपने कि क्या से उत्तर मिल जाएगा, उसमें सीखना यह भी था कि क्या को कहां पर लगाना है। तो पत्ते क्या गिरते हैं? अब तो उत्तर नहीं मिला, तो क्या हो गया? अकर्मक भाई साहब हो गया। दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको आप ना कर पाओ। आगे उसी की प्रैक्टिस पे हम हैं, उम्मीद करूंगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, उत्तर ढूंढ लो। कर्ता क्रिया, उत्तर आपके सामने। सकर्मक वाला नहीं है। डाकिया करता है, लाया, क्या लाया? पत्र लाया, या कुछ भी लाया होगा, सकर्मक है। सीमा ने गाना गाया, सीमा करता है, कर्तरी बोले तो क्रिया गाना हुई है, क्या गाया? गाना गाया, उत्तर मिल गया। सिपाही करता है, सिपाही ने पकड़ने का काम किया है, सिपाही ने क्या पकड़ा? कुछ ना कुछ पकड़ा होगा, सकर्मक है। लड़का सोता है, लड़का करता है, क्रिया सोता है, तो लड़का क्या सोता है? उत्तर नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया। बोलो आया मजा? लिख दो एक बार इस बात को कि भैया आ गया मजा। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? उजड़ना, जैसे हम बोल रहे हैं जंगल उजड़ रहे हैं, जंगल उजड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा जंगल क्या उजड़ रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया हाँ, उजड़ तो अकर्मक है, यहाँ पर उजड़ना तो आपका अकर्मक है, तो सकर्मक क्या हो जाएगा? सकर्मक होगा उजाड़ना। सीता, सीता, या कोई और नाम ले लेते हैं हम, जैसे गीता, गीता जंगल, जंगल उजाड़ रही है, तो सीता क्या उजाड़ रही है? जंगल उजाड़ रही है, उत्तर मिला। तो यानी उजाड़ क्या हो गया आपका? ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब मैं नियम समझा दूं आपको क्या है सकर्मक क्रिया का, कि द्वितीय वर्ण को दीर्घ कर दें। किसको? द्वितीय वर्ण को, वर्ण तो समझते हैं ना, अक्षर, द्वितीय वर्ण को दीर्घ करके, नोट करो अपनी कॉपी में इसको, दीर्घ करके सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं बिगड़ना की सकर्मक क्रिया क्या होगी? सुनीता बिगड़ रही है, मैं बोल दूं सुनीता क्या बिगड़ रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा अकर्मक है जी। ठीक है। सड़क उखड़ रही है, सड़क क्या उखड़ रही है? अकर्मक क्रिया है। तीसरा मैं आपसे बोल दूं सूर्य निकल रहा है, सूर्य क्या निकल रहा है? तो ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ये सब आपकी साथी अकर्मक क्रियाएं हैं। इनकी सकर्मक बना के दिखाओ। तो मैंने बोला जो द्वितीय वर्ण है उसको दीर्घ कर दो, यानी गे के साथ क्या होता है हमेशा? गे के साथ तो भैया गे के साथ ए होता है, तो ए को क्या कर दो? आ कर दो, बस बन गई बात। बिगाड़ना, उखाड़ना, उखाड़ना कुछ ना कुछ उखाड़ा जाएगा, निकालना कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है, क्या से उत्तर मिल जाएगा? बात समझे? तो जो दूसरा वर्ण है उसको दीर्घ कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। राम मोहन को रुला रहा है, काम कौन कर रहा है इसमें? तो किसको रुला रहा है? यहां पर बात आ गई आपका। श्याम निबंध लिखता है, तो देखो रुला ना, द्वितीय वर्ण क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अभी मैंने कहा था द्वितीय वर्ण दीर्घ हो जाना
ये भी पहचान किसकी होगी? अभी तो बताया कि सकर्मक क्रिया का निर्माण हो सकता है ऐसे, लेकिन बहुत ध्यान से वाक्य पढ़ना। पानी क्या बरस रहा है, तो उत्तर मिलेगा क्या? तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। मैं गेहूं पिसवाता हूं, करता मैं, पिसवाने का काम हो रहा है क्या? गेहूं, तो ये तो हो गई सकर्मक क्रिया। श्याम निबंध लिखता है, श्याम करता हो गया, लिखने का कार्य क्या लिखता? निबंध, लेटर, कुछ भी समझ लो, सकर्मक क्रिया होगी। राम मोहन को रुला रहा है, तो करता कौन है? राम, क्रिया हो रही है रुलाने की। राम मोहन को क्या रुला रहा है? क्या किससे पहले लगाना? क्रिया, क्या रुला रहा है? उत्तर यहां भी नहीं मिलेगा, ये भी क्या है? अकर्मक है, आयोग द्वारा नेतृत्व प्रश्न है और सबको मार्क्स दिए हुए प्रश्न है, ठीक है, सबको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दोनों में क्या हुआ आपका? अकर्मक हुआ। बात समझ में आई? निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो शिक्षक ने यह काम खुद किया या किसी और से कराया? तो जब काम किसी और से कराया जाए, एक एक उदाहरण लिखो इसका। जब कार्य किसी और से कराया जाए, किसी और से कराया जाए, और जब काम किसी और से कराया जाए तो हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माताजी ने पिताजी से भोजन मंगवाया, मालिक ने नौकर से पत्र लिखवाया, किसी और से काम कराया जाए, ठीक है। नाम धातु कब होगी? जब कोई भी क्रिया किससे बनेगी? आपका संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनेगी। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई क्रिया बनेगी तब वो नाम धातु हो जाएगी। पूर्वकालिक में आपको बता चुका। संयुक्त क्रिया की यदि बात करते हैं तो एक साथ दो क्रिया जाए, वह खाना एक जैसी, खाने लगा, तो खाना और खाना, ये क्या होगा? वह खाना खाने लगा, तो खाना एक क्रिया हो गई और लगना एक क्रिया हो गई, तो दोनों संयुक्त क्रियाएं हो गई। हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? भाई चिकना क्या शब्द है? चिकना घड़ा, तो चिकना तो भैया एक विशेषण हो गया। चिकना क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। और हथियाना, हथिया एक भाववाचक संज्ञा होगी, जिससे किससे बनी है? अगर बात करें तो हाथ संज्ञा से बनी है। तो जो भी संज्ञा या आपका विशेषण से बने उनको हमेशा हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बात से क्या बनती है और इनकी पहचान होती है, कई बार तो एग्जाम में पूछा था, इयाना इनके अंत में लगता है, इयाना, जैसे यहां पर लगा। बात से क्या बनती है? बतियाना। लात से क्या बनती है? लतियाना। गाली से बनती है गरियाना। तो आना और इयाना ये पहचान है नाम धातु की विशेष रूप से। जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो जो पहली क्रिया थी उसको क्या बोलते हैं? पहली क्रिया को। प्रश्न है, पहली क्रिया को क्या कहेंगे? क्या सहायक क्रिया है? सहायक क्रिया तो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। संयुक्त क्रिया जब एक साथ दो क्रिया हो जाए। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, दीपू दीपू खेल कर थक गया, दीपू खेल कर थक गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई है? एक बार बताएंगे सारे दोस्त। जैसे मैं बोलूं चोर उठ भागा, चोर उठ भागा, तो पहले कौन सी क्रिया हुई है जी? भैया ये पूर्वकालिक पद है, पूर्वकालिक पद भी कहते हैं इसको। यहां पर खेलना क्रिया पहले हुई है, तो जो पहले हुआ वो पूर्वकालिक पद है और उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक। हाथी सो रहा था, तो हाथी करता, क्रिया सोना, क्या सो रहा था? उत्तर नहीं मिलेगा, अकर्मक। वह छत पर है, यहां पर क्रिया ही नहीं है, तो अकर्मक सकर्मक का बात ही कर। राम मंदिर अयोध्या में बना, कोई मतलब नहीं बनता। रमेश ने खिलौने खरीदे, तो रमेश करता और खरीदना क्रिया, क्या खरीदा? वस्त्र खरीदा, खिलौना खरीदा, उत्तर मिल जाएगा साथी, उत्तर भाई साहब मिल जाएगा। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में जो आकर है वो किस क्रिया का उदाहरण है? ये पूछा गया आपका फरवरी 17-18 को जो एग्जाम हुआ आपका, उसमें जो निरस्त परीक्षा आई पुलिस की। तो ठीक उत्तर एक बार दे। तो सीता बाजार से आकर, तो खाना तो बाद में पकाएगी, पहले आएगी, तो पहले आना क्रिया हुई और पकाना बाद में हुई, यानी कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया इसी 6 महीने पहले। तो संयुक्त क्रिया है क्या? तो भैया जब काम किसी और से कराया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नाम धातु तो इयाना है, वो मैं आपको बता चुका। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया। तो क्या नाम धातु है यहाँ पर? क्रिया देखिए पहले तो क्या है? भिनभिनाते हैं। वैसे तो अकर्मक क्रिया है इस वाक्य में, लेकिन वहां अकर्मक सकर्मक उसने पूछा ही नहीं, इयाना है नहीं। कोई दो क्रिया होनी चाहिए पूर्वकालिक के लिए, तो कि पहले कोई क्रिया हो फिर बाद में हो, वह भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। काम किसी और से करा रहा है, क्या मच्छर भिनभिनाने का? नहीं जी। तो ये संयुक्त क्रिया का एक भेद होता है, मैंने अक्सर आपको पहले भी समझाया था। इस तरह की क्रियाओं को संयुक्त क्रिया में क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं। कैसी क्रिया होती है ये? अनुकरणात्मक क्रिया भैया होती है। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया मतलब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो। जैसे घोड़ा हिन हिना रहा है, घोड़ा हिन हिना रहा है, हिन हिनाना। आप भी लिखिए एक एक शब्द। वह दरवाजे को खटखटा रही है, तो खटखटाना। तो जब दो शब्द एक जैसे दो बार आए, खट खट, हिन हिन, भिन भिन, आप भी एक एक शब्द लिखिए। इसी तरह का उम्मीद करूंगा लिख पाएंगे। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय क्या होता है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, आपका क्रिया, क्रिया, विशेषण, ये चारों तो जो होते हैं ये चारों होते हैं विकारी। कैसे होते हैं? ये चारों होते हैं विकारी। अब विकारी की परिभाषा जानते हैं ना? क्या बोलेंगे? विकारी की परिभाषा क्या होती है? जो लिंग वचन कालकारक की दृष्टि से बदल जाते हैं उनको बोलते हैं विकार, यानी कि परिवर्तन। तो लिंग वचन कालकारक की दृष्टि से जो बदल जाए वो विकारी। तो ये चारों क्या है? विकारी हैं। लेकिन अव्यय क्या होता है? वो अविकारी होते हैं, अर्थात लिंग वचन कालकारक की दृष्टि से वो कभी नहीं बदलते। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार कोई एग्जाम प्रश्न इससे पूछा नहीं गया। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, शायद दो प्रश्न पूछे गए थे। तो रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार बताइए जरा। तो बहुत सारे साथी इसमें उत्तर क्या देके आते? उत्तर देके आते कि भैया प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है। लेकिन प्रति को उसने पूछा ही नहीं है। अगर सिर्फ प्रति कहता तो प्रति तो उपसर्ग हो जाता, लेकिन प्रति नहीं पूछा उसने, तो प्रतिदिन को पूछा है, तो प्रतिदिन क्या हो गया? ये अव्यय हो गया। अव्यय। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? आज ही की कक्षा में मैंने आपको बताया। एक तो जो कालवाचक जो कब का बोध कराए, समय का। एक स्थानवाचक जो कहां से, जिसका उत्तर हमको मिलेगा कहां से। परिमाणवाचक जिसका हमको उत्तर मिलता है किससे साथी?
यानी कि कितना से उत्तर मिलता है, और एक रीतिवाचक कैसे से उत्तर मिलता है। लिख लेना, फिर से बता देता हूं, कब, कहां, कितना, और रीति का मतलब हो गया आपका कैसे, इनसे उत्तर मिलेंगे हमेशा। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? तो बताइए, साल भर किसके बारे में बताता है? क्या स्थान, कहां की बात कर रहा है? फिर से बताता हूं। क्या कैसे की बात कर रहा है? क्या कितने की बात कर रहा है? नहीं जी, कब की बात कर रहा है। समय, समय आ गया। जैसे मैं बोल दूं वह परसों आएगी, तो समय की बोध हमने यहां पर, समय का बोध हमने यहां पर किया। दूसरा, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, एक वाक्य आप भी सोचिए, मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूं। या हम बोल सकते हैं अजीत आज रात को मुंबई जाएगा, तो आज रात को समय का बोध कराएगा। मैं आपके विचारों से अंशतः, अंशतः बोलते हैं थोड़े को, अंशतः सहमत हूं, तो क्या यह समय का बोध करा रहा है? यानी कब से उत्तर मिल रहा है, कैसे, कहां या परिमाण। तो अंशतः सहमत हूं, यानी कितना सहमत हूं? थोड़ा सा सहमत हूं। जैसे अति आवश्यक, मैं आपसे बोलूं कि आपको अति आवश्यक नहीं बोलना चाहिए, अति आवश्यक मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कोकिला अधिक कसरत करती है, तो किसका उत्तर बता रहा हूं मैं आपको? परिमाण का। कितना से इसका बोध है, कितना से, ठीक है। जैसे हम एक वाक्य और लिख सकते हैं आपका, तुम्हें सिलेक्शन के लिए मेहनत की जरूरत है, थोड़ी और, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। तो थोड़ी किसको दर्शा रहा है? थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। थोड़ी किसको दर्शा रहा है? परिमाण को। कितनी जरूरत है? थोड़ी मेहनत। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? तो यहां कहीं पर साथी कहां की बात की गई है? स्थान का बोध कराया गया, क्या समय का बोध कराया गया, क्या परिमाण का बोध कराया गया। तो कैसे हो रहे हैं? शर्मिंदा हो रहे हैं। रीतिवाचक बताता है कैसे को, कैसे। जैसे मैं आपसे बोलूं मुकुल ध्यान से चलता है, तो क्या इसमें कहीं पर समय की बात की गई है? नहीं जी, यहां पर बात की गई है क्रिया कैसे, तो कैसे चलता है? ध्यान से चलता है। जैसे हम बात करें वह फटाफट बोलता है, वह फटाफट बोलता है, ठीक नहीं है, वह फटाफट बोलती है, तो कैसे बोलती है? फटाफट बोलती है। घोंगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, घोंगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच पाओ, समय पर पहुंच जाएं, जल्दी चलो। ये कैसा होता है साथी? ये समुच्चय बोधक होता है, जब दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है। जैसे आप जानते होंगे किंतु, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, किंतु, परंतु, परंतु, ठीक है आपका, मगर, बल्कि होता है, बल्कि, बल्कि होता है, सॉरी क्या बोलेंगे आपका, बल्कि होता है, लेकिन से जोड़ देते हैं कई बार। तो ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है, जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं बीच में। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ही, बताएंगे भैया, ही। तो जब किसी वाक्य पर अतिरिक्त जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है आपका? तो हो जाता है भैया यह काम उसने ही किया होगा, तो ही हो जाता है आपका निपात। क्या हो जाता है? निपात हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम साथी आपके ये गागर में सागर शेड्यूल के, हिंदी की गागर में सागर कितने तारीख को होगी, जरा कमेंट सेक्शन में लिखना। क्या बोलेंगे? अब आ जाते हैं होमवर्क पर। क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे मैंने आपको समझाया था, मुझे बताना आप, दिल्ली, दिल्ली मुंबई से अच्छा है, दिल्ली मुंबई से अच्छा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे लिखना उत्तर आपको भी बाद में। दिल्ली मुंबई से अच्छा है, इसमें आपको विशेषण की अवस्था बतानी है, विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, विशेषण की कौन सी अवस्था होगी। ये उत्तर आप सभी के लिए है। जरूर उत्तर जो साथी बाद में भी कक्षा को देखें जरूर उत्तर दें। तो आपकी अगली कक्षा का वक्त अब हो चुका है, कुछ सुन के जाइए और वाह वाह की आवाज़ एक बार आनी चाहिए। आपकी जो मेहनत है उसके बीच में थोड़ी सी मुस्कुराहट कि उसने कहा था ये साथ कयामत तक है, पागल बना गई। अब समझो, उसने कहा था ये साथ कयामत तक है, और फिर कुछ दिन बाद कयामत आ गई। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।